हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल पर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, सर्वांग समता तथा समरूपता। इसके सभी डाउट्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो नंबर 1 में शुरुआत करेंगे इसके बेसिक से कि सर्वांग समता क्या होती है, समरूपता क्या होती है, इनमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है, तो इनका मीन समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, ताकि हमें अगर ये समझ में आ गया कि सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, समरूपता का मतलब क्या होता है, तो हमें इसे आगे समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सर्वांग समता क्या होती है। तो देखिए, सर्वांग समता का मतलब इसका नाम में ही छुपा हुआ है। सर्वांग समता क्या, जिसके सभी अंग समान हो, मतलब जो पूरी तरीके से समान हो। जैसे मैंने दो त्रिभुज लिए, ये दो मैंने त्रिभुज ले लिए। ठीक है, एक का नाम ABC माना, एक का नाम PQR। तो ये दो त्रिभुज, ठीक है। सर्वांग समता क्या है, त्रिभुजों का गुण है। ठीक है, तो कितने त्रिभुजों में देखा जाता है, कम से कम दो त्रिभुजों में। तो सर्वांग समता कौन सा गुण है कि वे दो त्रिभुज, सर्वांग समता किसे कहेंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वे दो त्रिभुज जिसके सभी अंग पूर्णतः एक दूसरे के समान हो, वे दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, सर्वांग समता का चिन्ह क्या होता है, सर्वांग समता का चिन्ह होता है इस तरीके से बराबर का चिन्ह लगाते हैं और उसके ऊपर इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं। ये वाला जो चिन्ह कहलाता है वो सर्वांग समता का चिन्ह कहलाता है। अगर ABC त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये दोनों त्रिभुज अगर आपस में सर्वांग सम होंगे तो इन्हें किस तरीके से बताएंगे, इन्हें बताएंगे इस तरीके से, इस चिन्ह की सहायता से हम सर्वांग सम कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ये क्या बता रहा है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो सर्वांग समता का चिन्ह तो ये होता है। सर्वांग सम मतलब जिसके सभी अंग समान हो, मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, BC भुजा इस भुजा के बराबर हो और AC भुजा इस भुजा के बराबर हो। ठीक है, इस तरीके से बता देना। तो पहली AB बराबर PQ हो, BC इसके बराबर हो, AC इसके बराबर हो, एंगल भी ये वाला एंगल इसके बराबर हो। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, तो ये त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने एक और त्रिभुज ले लिया, जैसे ये वाला, एक इस तरीके से ये त्रिभुज ले लिया मैंने। तो ये वाला त्रिभुज अगर दूसरे त्रिभुज में सर्वांग सम होगा तो वो बिल्कुल इसके जैसे ही दिखेगा, बिल्कुल सभी अंग समान होंगे, उसके एंगल भी समान होंगे और उसकी भुजा भी समान होगी, बिल्कुल सेम टू सेम दिखेगा। ठीक है, जैसे ये रहा त्रिभुज। अब जैसे ही मैं अगर इस त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को इसके ऊपर ला के रखूँगा तो बिल्कुल इसको ढक लेगा, मतलब इसके सभी एंगल, दोनों त्रिभुजों के सभी एंगल और सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं, तभी तो ये एक दूसरे को ढकेंगे। मतलब सर्वांग सम मतलब सभी अंग समान, इसको इसके ऊपर रखूँ तो ये इसको पूरा ढक ले, तो ये क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, अब इसको मैंने, अभी तो ये एक जैसे दिख रहे हैं, अभी इसी त्रिभुज को मैंने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो समझ में आया आपको, सर्वांग समता का मतलब तो ये होता है कि बिल्कुल सेम, अगर एक को ऊपर दूसरे के ऊपर ला के रख दे तो बिल्कुल ढक ले। अब ये इसको ढकेगा नहीं, लेकिन जैसे इसको मैं मोड़ के इसके ऊपर रखूँगा तो ये पूरी तरीके से इसको ढक लेगा, तो ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अब नियम क्यों बनाए गए हैं कि ये सभी नियम क्यों हैं, जैसे सर्वांग समता के कितने नियम हैं, 5 नियम हैं। कौन कौन सा, SSS, SAS, ASA, AAS और RHS, ये सर्वांग समता के नियम हैं। तो दोस्तों ये 5 नियम होते हैं सर्वांग समता के, SSS सर्वांग समता, SAS सर्वांग समता, ASA सर्वांग समता, AA AAS सर्वांग समता और RHS सर्वांग समता। इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन है ना, बेस समझने के बाद में, हमारा बेसिक कंप्लीट होने के बाद में। इसी तरीके से समरूपता के भी नियम होते हैं, यही नियम समरूपता के होते हैं, SSS SAS ASA AAS RHS। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक नियम और जो आता है AAA का, AAA का, जो ओनली समरूपता का होता है, सर्वांग समता का नहीं होता है वो नियम। क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न आगे जानेंगे। ठीक है,
तो ये नियम समरूपता में होते हैं, ऐसे ऐसे समरूपता, ऐसे समरूपता। तो ये सभी नियम सर्वांग समता के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, इनको समझेंगे, इनके प्रूफ देखेंगे। यही नियम समरूपता के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, इनमें क्या चेंजेस आता है समरूपता के लिए इन नियमों में, ठीक है। फिर यही और एक जो नया नियम है समरूपता के लिए ए का, उसको समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं उसके लिए। तो सर्वांग समता का मतलब हमने समझ लिया। अच्छा, सर्वांग समता जिसके सभी अंग समान हो, बिल्कुल फोटोकॉपी, बिल्कुल वैसा का वैसा है। समरूप क्या होता है? जिसका रूप समान हो, मतलब जैसे ये गोला, इसको क्या बोल सकते हैं हम? गोला नहीं, सॉरी, ये 2 डायमेंशनल है, मतलब द्विविमीय है, तो इसको वृत्त बोलेंगे, ठीक है। और ये भी वृत्त है, लेकिन ये छोटा वृत्त है, बड़ा वृत्त है, लेकिन ये दोनों है तो वृत्त, ठीक है। आकृति समान है, चाहे से ये थोड़ा बड़ा हो थोड़ा छोटा हो, लेकिन दोनों को वृत्त बोलेंगे। तो जिनका रूप समान हो, मतलब ये भी वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है, तो ये कौन सी आकृति कहलाएगी? समरूप आकृति कहलाएगी। ये मैंने एक आयत ले लिया, ठीक है, और ये मैंने एक बड़ा आयत लिया, तो दोनों आयत हैं, चाहे से एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन है दोनों आयत, दोनों की आकृति समान है, दोनों का रूप समान है, तो वो दोनों आकृतियाँ समरूप कहलाएंगी, समरूपता कहलाएंगे, ठीक है। इसका चिन्ह, जैसे इसका चिन्ह सर्वांग समता का चिन्ह ये होता है, तो समरूपता का चिन्ह क्या होता है? ओनली इस तरीके से इसको समरूपता के चिन्ह को दर्शाते हैं, ठीक है। 2 त्रिभुज हैं, और अगर ये दोनों समरूप हैं तो इनको कैसे प्रदर्शित करेंगे? इस तरीके से कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूपता का मतलब आपको समझ में आ गया कि रूप समान होते हैं, ठीक है। मतलब पूरी भुजाएं समान होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे को ढकना जरूरी नहीं है, बस उसकी आकृति रूप समान होना चाहिए। समझ में आ गया? इन नियमों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कि ऐसे से सर्वांग समता किस तरीके से काम आता है, ऐसे किस तरीके से काम आता है, और समरूपता में इसी तरीके से। तो ये नियम इसमें भी होते हैं, एस इसमें भी होता है, लेकिन वो समरूपता का होता है, ठीक है। अब ये एस और एस दोनों सर्वांग समता में भी होता है, समरूपता में होता है, लेकिन ये इसके लिए अलग तरीके से काम करता है, ये इसके लिए अलग तरीके से काम करता है। फिर एस इसमें भी होता है, ए इसमें भी होता है, एस इसमें भी होता है, RHS इसमें होता है, और इसमें एक नियम और आ जाता है ए जो कि इसमें नहीं होता है, सर्वांग समता में नहीं होता है। तो अभी आपको डाउट हो रहा होगा कि ये एस क्या है, एस क्या है, फिर सर्वांग समता के लिए क्या होगा, समरूपता के लिए क्या होगा, ये सभी डाउट क्लियर होंगे आपका। लेकिन अभी इस वीडियो नंबर 1 में तो हमें ये जानना है, हमारा बेसिक कंप्लीट करना है, ठीक है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ कि अपना सबसे पहले बेसिक बनाइए, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमें छत पे चढ़ना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले सीढ़ियों पे रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम डायरेक्ट सुपरमैन की तरह ऊपर जाके छत पे बैठ जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें सबसे पहले सीढ़ी वाइज चलना होगा, हमें पहली सीढ़ी पे कदम रखना होगा, फिर अगली सीढ़ी, फिर उसके बाद में अगली सीढ़ी पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। देखो, ये सभी नियम सर्वांग समता के हैं और ये सभी नियम समरूपता के। इसमें से एक नियम एक्स्ट्रा है ट्रिपल ए का, ठीक है, ये वाला नियम इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। अब सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, एस को ऊपर से थोड़ा सा और समझा देता हूँ मैं। इस सर्वांग समता में ये एस नियम किस तरीके से काम करेगा। एस सर्वांग समता नियम तो किस तरीके से काम करेगा ये तो सबसे पहले इन नियमों के बारे में हल्की जानकारी लेने के पहले हमें हमारा ये क्वेश्चन, ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। तो नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? गणना को आसान करने के लिए, कम टाइम में हम पता लगा सके कि ये त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगे या नहीं होंगे, तो इसलिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है। अगर नियम नहीं होंगे तो क्या होगा? नियम नहीं होंगे तो हम स्केल पकड़ के, भैया स्केल पकड़ो और इनका मापन करने लगो कि दोनों आकृतियाँ बराबर हैं, बिल्कुल फोटोकॉपी है या नहीं है, इसको इसके ऊपर लाने से एक दूसरे को ढक रहे हैं नहीं ढक रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो नियम होंगे हमारे पास, तो हमें सिर्फ इस नियम को उस दोनों त्रिभुजों पे अप्लाई करने की ज़रूरत होती है, और अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये एस समरूपता का नियम यदि उन दोनों आकृतियों को सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों आकृति आपस में क्या होंगी? समरूप होंगी। तो नियम होने से हमें आसानी होती है, ठीक है, पता लगाने में कि ये दोनों आकृतियाँ, जैसे भी ये दोनों त्रिभुज है कि अगर इनमें सभी नियम लग जाते हैं, ठीक है, तो हमें आसानी होगी इन दोनों को पता करने में कि दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम होगी या नहीं होगी, ये दोनों आकृतियाँ समरूप होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल से एग्जांपल है, हमें इसमें केवल बात करनी है त्रिभुजों के लिए, ठीक है। 2 त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे, 2 त्रिभुज सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे, ये तो सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए, ओके।
अब दोस्तों देखते हैं, अब सबसे पहले इन सर्वांग समता के नियमों को थोड़ा ऊपर से समझने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में एक एक नियम को आराम से इसके प्रूफ सहित अच्छी तरीके से समझेंगे, सर्वांग समता के भी समरूपता के भी, ठीक है। तो देखो ऐसे सर्वांग समता का नियम किस तरीके से काम करता है, इसमें तीनों भुजाएं एस एस एस, ठीक है, साइड रूल है सर्वांग समता का, ठीक है। मतलब इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं, सभी संगत भुजाएं अगर आपस में बराबर हों तो ये दोनों त्रिभुज एस 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 नियम से सर्वांग सम कहलाएंगे, ठीक है। तो अब इस नियम को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम अगर हमें ये नियम समझ में आ जाते हैं सभी तो इनके परिभाषा हम आसानी से बना सकते हैं। उसी तरीके से एस एस नियम काम करता है कि यदि कोई दो त्रिभुज है, जो पहला त्रिभुज है, ठीक है, उसकी कोई दो भुजा तथा दूसरे त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर है तथा उन दोनों के बीच का कोण बराबर है, ठीक है, बराबर है, तो वो एस एस नियम से सर्वांग सम हो जाते हैं। अब ऐसे सर्वांग समता नियम किस तरीके से काम करता है, प्रथम त्रिभुज जो पहले वाला त्रिभुज है उसके दो एंगल तथा उसके मध्य की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के किन्हीं दो एंगल ये और ये ले सकते हैं, ये और ये ले सकते हैं, लेकिन फिर शर्त ये है कि भुजा उनके मध्य की लेनी पड़ेगी। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, ऐसे सर्वांग समता नियम की, ठीक है। जब हम इन्हें अलग से पढ़ेंगे, एस को पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा भी वैसे अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम परिभाषा अपने आप बना लेंगे, लेकिन इसकी परिभाषा सहित पूरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। सबसे पहले इसको थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं, हमें समझ में आएगी नियम किस तरीके से काम करते हैं। ऐसे नियम तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यदि किसी पहले त्रिभुज की दो कोण तथा उसके मध्य की भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण तथा उनके मध्य की भुजा के बराबर हो तो ऐसे नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। उसी तरीके से ए सर्वांग समता का नियम कैसे काम करता है, ठीक है। तो किसी त्रिभुज की दो एंगल तथा अन्य भुजा, अब मध्य की नहीं ले रहे हैं, किसी अन्य भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो एंगल तथा अन्य संगत भुजा के क्या हो बराबर हो तो ऐसे नियम एस सर्वांग समता नियम से वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। और एक नियम और होता है, इसमें 5 नियम होते हैं सर्वांग समता का, कौन सा, RHS सर्वांग समता नियम। इसमें क्या होता है, हमें समकोण त्रिभुज लेना होता है, सिंपल वाले त्रिभुज नहीं लेने होते, समकोण त्रिभुज लेने होते हैं। तो ये नियम यदि किसी एक त्रिभुज की कर्ण भुजा तथा एक दूसरी अन्य भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के कर्ण भुजा तथा अन्य भुजा के बराबर हो तो वो RHS नियम से सर्वांग सम कहलाते हैं। अब ये किस तरीके से अप्लाई होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे, इनको समझेंगे, इनका प्रूफ समझेंगे अगले वीडियो में। अगले जैसे वीडियो आएंगे इन सभी नियमों को हम समझेंगे, ठीक है। उसी तरीके से समरूपता में नियम होते हैं, लेकिन जैसे ये इसमें लगे कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगे तो ये समरूपता में इस तरीके से ये नियम काम नहीं करेगा, एस ये अलग तरीके से काम करेगा। तो लेकिन नियम यही होते हैं, एस RHS, ठीक है। एक नियम अलग से जुड़ जाता है ए, ये सर्वांग समता में क्यों नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, जो ए नियम है वो सर्वांग समता की पुष्टि क्यों नहीं करता, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा कि ए सर्वांग समता की पुष्टि क्यों नहीं करता। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि ए नियम सर्वांग समता नियम की पुष्टि क्यों नहीं करता। सर्वांग समता क्या होती है भाई, बिल्कुल फोटोकॉपी होनी चाहिए, बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेना चाहिए, ठीक है। अब मैंने दो त्रिभुज लिए, एक ये त्रिभुज ले लिया, एक ये त्रिभुज ले लिया, ठीक है। अब इसको दिखने से क्या मालूम पड़ रहा है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, लेकिन अगर ये नियम इनमें सेटिस्फाई हो रहा हो तो हमें पता चल जाएगा ना कि हाँ ये भैया पुष्टि नहीं करता। क्यों नहीं करता, इस तरीके से नहीं करता, ये सब कुछ हमें पता चल जाएगा। कैसे चलेगा, देखो इस त्रिभुज के तीनों एंगल इस दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, चाहे वो आकृति बराबर, अब ये दोनों बराबर होंगे ना तब भी ए नियम की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अब ये दोनों आकृतियाँ आपको बराबर दिख रही है नहीं, जब दोनों आकृतियाँ बराबर नहीं दिख रही है जब भी ये नियम इसमें लग रहा है, इस त्रिभुज के तीनों एंगल इस दूसरे त्रिभुज के तीनों एंगल के बराबर हैं, मतलब ये सर्वांग समता नियम की पुष्टि नहीं करते हैं। यह कौन से नियम की पुष्टि करते हैं, समरूपता नियम की। अगर ये किसी दो त्रिभुजों में ये नियम लग रहा है तो वो त्रिभुज समरूप होंगे,
लेकिन वो अगर ये उसमें लग रहा है तो समरूप तो होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सर्वांग सम भी होंगे, क्योंकि ये देखो ये नियम इनमें लग रहा है लेकिन ये दोनों आपस में सर्वांग सम नहीं है। तो ये ए नियम सर्वांग समता की पुष्टि क्यों नहीं करता है, इस तरीके से नहीं करता है। ठीक, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करते हैं। थैंक यू।